नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरी प्यारे विद्यार्थियों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाइए। मैं आपसे एक और भी आग्रह करता हूँ कि आप संध्या डॉट कंप्यूटर डॉट क्लासेज पे जाइए और हमें फॉलो कीजिए। साथ ही आप इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में जो क्वेश्चंस पाना चाहते हैं तो आप संध्या कंप्यूटर क्लासेज नाम के टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके आरएसएट एग्जाम के लिए आज हम इस मॉडल पेपर के अंदर करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर तहलका मचाने वाले हैं। आप सभी को याद रखना है कि इस वीडियो को एंड तक और पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने डालने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो बिना देर किए चलते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीटर आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट तैयार रहना और क्वेश्चंस का आप आंसर देने की कोशिश करना। ये सभी वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। आई होप आप सभी ये इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके देंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक क्वेश्चंस का नाम लिखिए, जैसे पहला ऐसे लिखिए और बाद में उसका आंसर दीजिए कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया आमतौर पर क्या कहलाती है। ये मैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को बार बार आपके समक्ष रख रहा हूं। यानी क्वेश्चंस आप देख लेना, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर निश्चित ही छपने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सीडी के अंदर किसी डेटा को लिखने या लिखने की प्रक्रिया आप कह सकते हैं बर्निंग कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आप भी ऐसे लिख के आप आंसर करना कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, बी, ताकि मैं इस तरह क्वेश्चंस का मैं पता अवश्य लगा पाऊंगा कि आप किस क्वेश्चंस की कमेंट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस को ध्यान से याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और अब की बार आपके एग्जाम के अंदर निश्चित ही दिखने वाले हैं। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट लेने से पूर्वावलोकन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आरएसआईटी के लिए, अब की बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। हालांकि इस मॉडल पेपर के अंदर सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट उसमें से भी इस तरह का क्वेश्चंस काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आपके आरएसएट एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है। आपको याद रखना है कि आप किसी टेक्स्ट की प्रिंट लेने या ग्राफिक्स से पहले आप प्रिंट को देखना चाहते हैं कि प्रिंट कैसी निकलेगी, तो उसका पूर्वावलोकन करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ नॉर्मल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ प्रिंट लेआउट, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ आउटलाइन और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ वेब लेआउट। तो यहां से ऑप्शन जो बी है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार प्रिंट लेआउट की जगह पे प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? प्रिंट प्रीव्यू मिलता है, तो वो भी आप थोड़ा सा याद रखना। कभी प्रिंट लेआउट मिल सकता है तो कभी प्रिंट प्रीव्यू, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहां से निश्चित ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी के समक्ष है क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल के ऊपर जाइए और इस चैनल के अंदर जो ली गई जो महामैराथन क्लास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास है जो महामैराथन क्लास है, उस महामैराथन क्लास को आप एक सभी स्टूडेंट एक बार अवश्य देखना, ताकि आपके एग्जाम से पहले एक बार पूरे आरएसआईटी कंसेप्ट यानी आरएसआईटी पूरी के पूरे सिलेबस का एक बार अवश्य या निश्चित रूप से निचोड़ हो सके और ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट बन सके। यानी आपको याद रखना है कि आमतौर पर किस प्रकार का निजी ईमेल, यहां से आप थोड़ा पता लगाना चाहते हो तो आप एक पॉइंट याद रख लीजिए। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। जब भी आपके कंप्यूटर के ऊपर ईमेल को डाउनलोड करने की बात आती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आउटलुक अकाउंट का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे? आप सभी को याद रखना, जब ईमेल को डाउनलोड करने की बात आ जाती है तो आप किसका याद रखना? पीओपी का याद रखना। इस पीओपी का आप पॉइंट ऐसे याद रखना कि इसका उपयोग निजी ईमेल यानी जो प्राइवेट जो ईमेल होती है, निजी ईमेल को आप क्या कर सकते हैं? ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमेल को आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उपयोग व्यापार सेटिंग में आता है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार बना है कि भाई ऐसा कौन सा आउटलुक अकाउंट का प्रकार है जो व्यापार सेटिंग में उपयोग लिया जाता है। जब व्यापार सेटिंग की बात आ जाती है तो व्यापार सेटिंग के लिए आप थोड़ा सा याद रख लेना, कौन सा हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पीओपी हो जाएगा। और इस पीओपी का पूरा नाम एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप याद रख लेना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इस पीओपी का पूरा नाम क्या हो जाता है? पोस्ट ऑफिस, और इसका मतलब पी का मतलब और पीछे क्या हो जाएगा?
प्रोटोकॉल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। 14 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं और एग्जाम में कई दफा ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ईमेल जो शिष्टाचार होता है, मेलिंग के जो शिष्टाचार होते हैं, उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए आपके आरएसआईटी बुक्स में, और वहां से ये पॉइंट से क्वेश्चन उठाया गया है। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर मोस्ट है, कई बार ये पूछा गया है। सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आपको कोई ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, यानी मेलिंग के अंदर अच्छा एक शिष्टाचार माना जाता है। तो आपको याद रखना है ऑल कैप्स का अति प्रयोग, तो ये तो इसका नहीं होगा, बिल्कुल ये शिष्टाचार के अंदर नहीं होगा। उच्च प्राथमिकता यानी हाई प्रायोरिटी का अधिक प्रयोग करना चाहिए क्या, तो ये भी इसके अंदर नहीं माना जाएगा। रिप्लाई ऑल का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें पॉइंट लिखा हो तो ये भी गलत पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन, जो संक्षिप्त और उचित विषय, यानी ईमेल को आप लिखते समय हमेशा संक्षिप्त और उचित विषय होना चाहिए, वो आपके ईमेल शिष्टाचार के अंदर एक पॉइंट माना जा सकता है। ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन डी बताया उनका बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। HTTPS में उल्लेखित S का मतलब क्या होता है। पहली बात तो आपको याद रखना, HTTP का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो वो भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है हाइपर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, थोड़ा सा याद रखेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं लिखने की ट्राई करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट और टी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी का मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, और पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल। और पीछे एस लिखा हुआ, इस एस का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है, इस एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट आप याद रख के जाना। मींस यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ ये करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये प्रोटोकॉल का प्रकार आप अवश्य याद रखना, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के ऊपर जाइए, आप तो इस एक वीडियो को एक बार लाइक भी अवश्य कर लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जितना हमें अच्छा प्रेम देंगे, अच्छा प्यार देंगे, उतना ही हम बेहतरीन कंटेंट के सामने साथ में आपके समक्ष पेश होने की ट्राई करेंगे। और अगर आपने इस चैनल के ऊपर जाके सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये भी आप एक बार काम कर लीजिए, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हमारे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पिटारा पेश किया जा रहा है, उनकी सबसे पहले आपके सामने नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आपको थोड़ा याद रखना, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। आप सभी को याद रखना है कि विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं, फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करने के लिए इसका नाम ही क्या होता है, फोल्डर लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, फोल्डर लॉक। यहां से ऑप्शन से सी के ऊपर लिखा हुआ ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कोटाना क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोटाना का मतलब क्या होता है। तो ये कोटाना का मतलब तो होता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ सर्च करना चाहते हैं, बोल के सर्च करना चाहते हैं, तो इसे क्या कहा जा सकता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से किसे वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट किसे कहा जाता है। तो आप थोड़ा सा याद रख लेना कि वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, कोटाना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोटाना को कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि पावर पॉइंट में कोई जो पावर पॉइंट की जो प्रस्तुति आप दे रहे हैं और उसमें जो स्लाइडें होती है, उन सभी स्लाइडों का आप एक जैसा बैकग्राउंड, एक जैसा प्रदर्शन चाहना चाहते हैं, यानी डालना चाहते हैं, तो आप इसमें से कौन सा विकल्प सही यहाँ पे मानेंगे। ऑप्शन ए को देखते हैं, स्लाइड लेआउट विकल्प, ये होता है क्या, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी के ऊपर देखते हैं, आउटलाइन व्यू। सी के ऊपर लिखा हो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो कंपटीशन एग्जाम का भी क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलता है। ऑप्शन जो सी के ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन के अंदर यह पूछा गया है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो इफेक्ट होता है, डिस्प्ले के लिए जो डाला गया इफेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि स्लाइड शो के दौरान स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो डाला गया अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चंस बनता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आरएसआईटी एग्जाम हो। मैं कह सकता हूं कि आरएसआईटी का तो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होता है। आरएसआईटी का तो ये क्या होता है? सबसे मोस्ट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 9, और बिल्कुल सही बात, सटीक बात आपको बोलनी है। क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या होगा? पेस्ट स्पेशल कमांड, थोड़ा सा याद रखना, ओनली फॉर पेस्ट नहीं पूछा है, एक अलग से कमांड होती है जो कहलाती है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। बिल्कुल भाई देता है, पेस्ट स्पेशल कमांड बिल्कुल आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है, लेकिन किस प्रकार से देता है? ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हैं तो नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल इसका कार्य नहीं होता है। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है सेल कमेंट्स द्वारा, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी के ऊपर जो लिखा हुआ क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बना हुआ है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं सीईटी एग्जाम के अंदर भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आरएसआईटी के लेवल के ही आ रहे हैं। थोड़ा सा उसका बेहतरीन लेवल रखा गया है कंफ्यूज करने के लिए, बट ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सी ऑप्शंस के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना है। यानी ऑप्शन सी के ऊपर आपको जाना है। जिसने ऑप्शन सी के ऊपर टिक किया है उन सभी का क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए। आप कमेंट जब भी बेहतरीन फॉर्म के साथ में करेंगे उतना ही फ्रेंड्स हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट, और हमें भी फ्रेंड्स मजा आएगा। हाँ बिल्कुल आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनने लायक है और वो विद्यार्थी देख भी रहा है। क्वेश्चंस देख सकते हैं। एक नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, फॉर्मूला के बाईं ओर दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, या मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। ये क्वेश्चंस आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है, इसका मतलब एक्सेल का क्वेश्चन तो एवरी टाइम बनता ही है। आप सभी को याद रखना है कि एक्सेल का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक नाम बॉक्स होता है ना, वो ऐसे याद रखना है कि ये नाम बॉक्स क्या होता है। इस नाम बॉक्स के अंदर जो सेल के अंदर लिखा गया होता है ना, वो कंटेंट नहीं, उस सेल का नाम बताता है, इसलिए इसका नाम बॉक्स हो गया। और इसी नेम बॉक्स का दूसरा नाम एड्रेस बार भी होता है। इस नेम बॉक्स को हम क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेम बॉक्स को एड्रेस बार भी कहा जाता है, इतना भी आप याद रख लेना। यहां पे फिलहाल के लिए ऑप्शन जो बी के ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ऑप्शन बी को करेक्ट करके आ जाना, नीचे से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, टाइम्स न्यू रोमन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमेशा इसको देख पाएंगे। टाइम्स न्यू रोमन, कॉस्मिक साइंस एंड कैलिबरी क्या है? मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ये कैलिबरी है ना, ये एक डिफॉल्ट फॉन्ट कहलाती है। थोड़ा सा याद रखना, कैलिबरी होती है, इस कैलिबरी को आप क्या कह सकते हैं? डिफॉल्ट फॉन्ट कह सकते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है? तो आप याद रखना कैलिबरी होती है। ये तो एक क्वेश्चन अलग से ही बन रहा है। इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन, कॉमन्स, कॉमिक सेंस और ये कैलिबरी, ये सभी इत्यादि फॉन्ट के प्रकार है। किसके प्रकार है? फॉन्ट के प्रकार है। बाकी फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फॉन्ट स्टाइल के अंदर तो आपने नाम सुना होगा, जैसे बोल्ड होती है, बोल्ड भी होता है। बोल्ड के अलावा इटैलिक भी आपने नाम सुना होगा, ये बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन भी होता है। ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह जो नाम होते हैं ना, ये सब किसके प्रकार है? ये फॉन्ट स्टाइल के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? आप सभी को याद रखना है कि आप इसमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे। जिस तरह से जो आपका पेज दिखाई देता है पोर्ट्रेट होता है, उस पोर्ट्रेट को अगर लैंडस्केप में बदलना है, ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे इस तरह से आपको बदलना है इससे खड़े वाले पेज को, तो आप इसमें से कौन सा विकल्प चूज करेंगे? हेडर एंड फुटर टूल्स बार नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेडर और फुटर तो पेज या पैराग्राफ के ऊपर और नीचे लिखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। प्रिंट लेआउट व्यू का उपयोग करेंगे क्या? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, बिल्कुल ऑप्शन सी के ऊपर करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ ना, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हुए आप इस पोर्ट्रेट मोड को लैंडस्केप में परिवर्तित कर सकते हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है 13 नंबर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के अंदर बेहतरीन क्वेश्चंस है। बाईं तरफ के अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे? मैंने आज भी आपको बोला था कि बाईं ओर से पूछे। जब भी आपको बाईं ओर से पूछा जाता है अथवा दाईं ओर से, ये दो ही ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या तो दायां पूछा जाता है या बायां पूछा जाता है। जब दाईं ओर से पूछे तो होता है डिलीट, और बाईं ओर से पूछे तो क्या होता है? बैक स्पेस। हालांकि इसमें बाईं ओर से पूछा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ बैक स्पेस हो जाता है। आपकी जो पैराग्राफ होती है, वो पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ के अंदर एक नया पेज दर्ज करना। आप पैराग्राफ में नया पेज डालना चाहते हैं, नया पैराग्राफ दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप एंटर की का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। और स्पेस बार ये तो दो अक्षरों के बीच में जगह देती है, यानी दो अक्षरों के बीच में जगह देना इसका मेन कार्य होता है। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप सभी एक बार इस चैनल के ऊपर जाइए, आज वीडियो को रोक के एक बार लाइक अवश्य कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना आप अपनी ओर से, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिंक के द्वारा जो आप शेयर भी करने की कोशिश करें, जितना आप प्यार देंगे उतना ही हमें और भी बेहतरीन तेज और रफ्तार के साथ में, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में आपके समक्ष क्वेश्चंस का पिटारा पेश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपका भी थोड़ा सहयोग रहे तो अच्छा रहेगा। इसमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सिलेक्ट की गई जो फॉर्मेटिंग होती है, जो आपने फॉर्मेटिंग लागू की है, उस फॉर्मेटिंग को हटाना है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग को लागू करने की बात होती है तो आप फॉर्मेट एंटर करके आ जाते हैं, बट यहाँ पे तो क्या पूछा गया है कि सिलेक्ट किया हुआ एरिया होता है, उसकी फॉर्मेटिंग को हटाने का कार्य कौन करेगा? तो हटाने के लिए तो ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या लिखा हुआ ऑप्शन बी के ऊपर? क्लियर फॉर्मेटिंग जो लिखा हुआ है ना, ये इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनका एग्जाम 12 फरवरी को है, जिनका एग्जाम 12 फरवरी को है, उन सभी के सामने तो मात्र कुछ ही दिनों का समय है। यानी आप अभी से लग जाइए, इस चैनल के साथ में मिलकर बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए। मैं निश्चित ही दावा करता हूँ, पास ही नहीं, हमें 90 से क्रॉस करना है। इसलिए आप लग जाइए आज से इस चैनल के साथ में, और वो क्वेश्चन सभी देखिए जो आपके एग्जाम के अंदर की बार बनने वाले हैं। हालांकि आप एक क्लियर फॉर्मेटिंग करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आपकी स्क्रीन के सामने बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी देख रहे हैं ना, वो भी तो एक मोबाइल है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड्रॉइड तो आप सभी के हाथ में शायद तक फोन है, वो एंड्रॉइड का ही इस्तेमाल कर रहा है। जिसके पास में एप्पल है वो iOS का इस्तेमाल कर रहा है, और जिसके पास में और भी माइक्रोमैक्स या और भी पहले फोन आते थे उसमें विंडोज फोन का भी इस्तेमाल होता था। इसका मतलब एंड्रॉइड भी मोबाइल वॉलेट का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी है और विंडोज फोन भी है। ये लिनक्स जो लिखा हुआ है ये तो कंप्यूटर का ओएस होता है। ये तो किसका होता है? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। जिसने यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर दिया है उन सभी के अच्छा से अच्छा स्कोर है, कह सकते हैं अब की बार वो बेहतरीन कोई काम करने वाले हैं। यानी आपके मार्क्स बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर अच्छे दिखने वाले हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 16, यानी ईपीडीएस का पूरा नाम, ये कई बार एग्जाम में बनता है, और मैं आपको दावा करता हूँ वे क्वेश्चंस में आपको सभी बार बार जो बन रहे हैं ना, वो सभी मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको अलग अलग क्वेश्चंस बताना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन वो क्वेश्चंस बताने हैं जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाए। और ईपीडीएस प्रणाली तो बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर दिखने वाला है। यानी ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से क्वेश्चंस देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? आप इसमें से कौन सा एक ऐप्स देखेंगे जिसका उपयोग नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? ये क्वेश्चंस आप रख लीजिए, ये क्वेश्चंस आप रख लीजिए। इसके हेल्पलाइन नंबर होते हैं ना, इसके हेल्पलाइन नंबर के भी ऑप्शंस पूछे जाते हैं। हेल्पलाइन नंबर कितने होते हैं? वो होते हैं 181। कितना होता है? 181 होता है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना ये सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना।
देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस आपकी, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, देख लीजिए क्वेश्चंस नंबर यही था ना, बिल्कुल। हाँ, हमने कौन सा क्वेश्चंस किया इससे पहले, राज्य संपर्क वाला क्या है, बिल्कुल। और अभी आपके सामने है क्वेश्चंस नंबर 18। ये जो क्वेश्चंस नंबर 18 है, इसके अंदर क्या पूछा गया वो थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? सभी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज इजी क्वेश्चन है, कल और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा कि आप सभी के अच्छे मार्क्स हो, आप सभी अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण हो। वाईफाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है ये भी थोड़ा सा याद रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम होता है। वायरलेस, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे आई हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चंस देख सकते हैं, काफी ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क के ऊपर शिकायत दर्ज कर सकता है? बिल्कुल सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। राजस्थान संपर्क का उपयोग कर किस प्रकार से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं? टोल फ्री नंबर मैंने अभी बोला था 181 के ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग करते हुए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशंस का उपयोग भी कर सकते हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला क्वेश्चंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, 20 नंबर का क्वेश्चंस देख सकते हैं। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से किस तरह से शिकायत दर्ज कर सकता है? काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं क्वेश्चंस। कई बार एग्जाम में ये ऑलरेडी आपको पूछा गया है, इसलिए थोड़ा इस क्वेश्चंस को याद रखने की कोशिश करना। यहाँ पे कह सकते हैं नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? तो आपको याद रखना है, विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान अगर आप करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार का उपयोग लेंगे? आप ई मित्र का भी उपयोग कर सकते हैं। सिंगल साइन ऑन यानी इसका पूरा नाम, शॉर्ट नेम क्या होता है, एसएसओ, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा इसमें से कथन है जो गलत है? प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, बिल्कुल जन आधार में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। प्रत्येक परिवार को 16 अंक, 16 अंक तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नहीं होगा, ये इसका कथन गलत हो गया ना। 16 अंक तो ओनली फॉर किसके ऊपर होता है? एटीएम कार्ड के ऊपर होता है। किस पे? एटीएम कार्ड यहाँ पे होता तो राइट होता। 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया बन सकती है। आधार नामांकन के पश्चात आप आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी है ना, ये कथन असत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताइए। सभी को याद रखना है कि राजस्थान जो जन आधार योजना है उसके संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीबीटी का पूरा नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। सभी को याद रखना है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? तो आप देखेंगे भाई, गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। ये सभी के सभी आपको याद रखना है। 15 GB तक डेटा जो आपको फ्री में उपलब्ध करवाता है स्टोर के लिए, तो आपको याद रखना है कि इस उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है। आप इसमें से किसका उपयोग करते हुए आप अपनी जॉब तलाश सकते हैं? यानी जॉब सर्च करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? Naukri.com का, Amazon.com का, पेटीएम का, या कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से Naukri.com होता है उसी तरह से आपको याद रखना है, जैसे अलग भी होता है, जॉब अलर्ट भी होता है। जॉब अलर्ट के अलावा आपको याद रखना है कि और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे monster.com भी होता है। क्या होता है? monster.com, ये भी एक जॉब सर्च वेबसाइट होती है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 25, रुपे डेबिट कार्ड क्या है?
आसानी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस बन सकता है, कई बार एग्जाम में। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा चलित या प्रस्तुत किया गया है, सभी एटीएम या पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी डाले हैं, आप सभी इस तरह से क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? काफी सारे मैं आपको बोल देता हूँ, क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। और नेक्स्ट आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को भी मिलेंगे अवश्य। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसमें पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग पैसा भेजने के लिए किया जाता है। किसका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आईएसपी का पूरा नाम बताइए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हो वो आईएसपी कहलाता है। इसका मतलब तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। इंटरनेट होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंट्रानेट, इंटरनेशनल नहीं बोलना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप एक स्थान से डायरेक्टरी ले दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या यहाँ पे ऑप्शंस हो जाएगा? यहाँ पे जो निर्देशिका है ना, इसका इंग्लिश में नाम होता है फोल्डर। यानी अगर आप हिंदी में कुछ समझ नहीं पाते हो ना, तो इंग्लिश आपके सामने ऑलरेडी एग्जाम में दे रखी होती है। और ये जो डायरेक्टरी होती है ना, ये डायरेक्टरी का मतलब होता है फाइलें होती है। क्या होती है? फाइलें। निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलें स्थानांतरित की जा सकती है। उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं। निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है और स्रोत फाइल को नहीं, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टली ले जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शंस यहाँ पे देखो, डी विकल्प सही माना जाएगा, ए और दोनों विकल्प यहाँ पे सही है, क्योंकि ये सी वाला विकल्प है, इसमें नहीं है पूछा गया। नहीं तो ऐसा नहीं होगा भी, बिल्कुल ये कथन केवल गलत है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही, यानी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? देखिए आपको याद रखना है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह से कार्य होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के कह सकते हैं। एक तो होता है जीयूआई, क्या होता है? जीयूआई वाला होता है। एक तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जीयूआई वाला होता है, और एक होता है सीयूआई। क्या होता है? सीयूआई होता है। यानी दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह से कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीयूआई का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो केवल कमांड बेस पे कार्य करते, कमांड के ऊपर पूरा निर्भर होते, वो तो सीयूआई के अंदर आते हैं। और वे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूजर को उपयोग में लेने के लिए पूरी तरह से आपके सामने ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी ऑलरेडी ऑप्शंस दे रखे होते हैं, वो जीयूआई की श्रेणी में आता है। आप सभी को याद रखना है कि जो सीयूआई होता है ना, सीयूआई होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीयूआई होता है ना, वो ओनली फॉर, एक तो कौन सा होता है? एक तो होता है एमएस डॉस। एक तो सीयूआई के अंदर कौन सा आता है? एक तो आपको याद रखना है एमएस डॉस, यानी एमएस डॉस कौन सा होता है? सीयूआई। और एक होता है यूनिक्स। ये दो नाम आप थोड़ा याद रख लेना, एमएस डॉस और यूनिक्स, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? सीयूआई के अंदर। बाकी इन दोनों को छोड़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हैं, चाहे विंडोज के वर्जन हो या और भी कोई, आप एंड्रॉइड की बात करें, कोई भी आप कह सकते हैं, वो सभी के सभी जीयूआई के अंदर आते हैं। यानी विंडोज 8.1 तो होता है, इसने नहीं है पूछा है ना, विंडोज 8.1 तो होता है, मैक ओएस भी होता है और लिनक्स भी होता है। अभी तो मैंने बोला यूनिक्स नहीं होता, यानी यूनिक्स और एमएस डॉस तो किसके अंदर आ जाएंगे? सीयूआई के अंदर, यानी ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डिजिटल प्रिंटर का एक प्रकार है। आप सभी को याद रखना, डिजिटल प्रिंटर है ना, वो किसके अंदर आता है? आपको याद रखना, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रिंटर? प्रिंटर आपको याद रखना है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक तो कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। एक तो कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। एक तो होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। दूसरा कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट होता है। दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है। तो यहां से आपको याद रखना कि प्रिंटर के अंदर थोड़ा सा आपको याद रखने की आवश्यकता है, कि प्रिंटर के अंदर थोड़ा सा याद ये रखना है कि ये जो आपके सामने दे रखा ना, डिजिविल, डॉट मैट्रिक्स, ये सभी के सभी इम्पैक्ट की श्रेणी में आते हैं। बाकी आज के टाइम में यूज करते हैं ना, लेजर है, इंकजेट है,
प्लॉटर है, थर्मल है, ये सभी नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में आते हैं। आज की टाइम में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता है। सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी होती है? विविधता भी होती है, शुद्धता होती है, परिश्रमशीलता, यानी उपरोक्त सभी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपिक का पूरा नाम क्या? ईपिक का क्या मतलब होता है? ईपिक यानी आपको इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्शन, इलेक्शन यानी इलेक्शन का मतलब चुनाव हो जाएगा, इलेक्शन का मतलब चुनाव हो जाएगा। फोटो, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी यानी चुनाव फोटो पहचान पत्र, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए। देखो ईपीडीएस का पूरा नाम तो अभी आपको बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिमम। इस एम का मतलब मैक्सिमम मत करना, एम का मतलब होता है मिनिमम, यानी कम मूल्य पे आपको अनाज वितरण होता है ना, कम मूल्य के ऊपर आपको अनाज वितरण होता है ना, इसका मतलब मिनिमम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम मत करना, एम का मतलब ये गलत है, ऊपर वाला सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 34। एक्सेल 2010 सॉरी एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का क्रमशः एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जो भी फाइलें होती हैं उन फाइलों के पीछे डॉट के बाद में जो नाम लगता है ना, वो किसका होता है? यानी एक्सेल 2003 का क्या हो जाएगा? XLS हो जाएगा। एक्सेल 2007 का एक्सेल SX होता है और एक्सेल 2010 का एक्सेल SX, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए आपको याद रखना, डॉट DOCX तो किसका होता है? ये DOCX तो होता है, ये तो MS वर्ड का होता है। ये तो किसका होता है? MS वर्ड का होता है। जबकि PPTX किसका होता है? पावर पॉइंट का होता है। वो भी थोड़ा याद रख लेना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चंस, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे पसंद आए होंगे। मैं निश्चित दावा करता हूँ आप आज इसी चैनल के साथ में जुड़ जाइए और रोजाना इस चैनल से मिलके इसी टाइम में 7 बजे आप इसी टाइम में रोजाना मिलेंगे और बेहतरीन तैयारी के साथ में हमें फॉलो करेंगे, तो आप निश्चित ही अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओगे, अच्छे नाम से अच्छे मार्क्स के साथ में आप उत्तीर्ण होंगे। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? वायरस तो होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, फिशिंग भी होता है, ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है जो आप शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हो। आपको याद रखना, ये फिशिंग है ना, ये लिंक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य होता है? इसका लिंक के रूप में ये आपके सिस्टम तक पहुंचने का कार्य करता है। और इस डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये कैसा होता है? ये कंप्यूटर को ओवरलोड करके आपको अटैक करता है। कंप्यूटर के ऊपर क्या करता है? कंप्यूटर को क्या कर लेता है? ओवरलोड कर लेता है। ओवरलोड होने के बाद आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाते जाते इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लेना, क्योंकि हम आपके द्वारा आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे, तो आपका एक फर्ज बनता है, अगर आपको अच्छे से जिसकी हेल्प मिलेगी, आप वीडियो को एक बार अवश्य लाइक कर दीजिए। और इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना। मिलेंगे एक अलग अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।